माइनिंग राजस्थान और हरियाणा दोनों में कई सालों से हो रही है और अरावली के पहाड़ों में जो रियल एस्टेट का जो दबाव रहता है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये छूट मिल जाती है तो बहुत सारे बिल्डर्स हैं, माइनर्स हैं, वो तो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं इतने दिन से। कोर्ट ने इनको रोका हुआ था। गलत तरीके से माइनिंग हो रही है, अंधाधुंध माइनिंग हो रही है, उससे नुकसान हो रहा है पर्यावरण को। सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख लिया था वो था कि हमें पहाड़ी और अरावली की जो पहाड़ियां हैं इनके पर्यावरण को बचाना जरूरी है। अरावलीज हैव टू बी सेव्ड एट एनी कॉस्ट। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की एक रजामंदी ने पर्यावरण प्रेमियों की चिंता बढ़ा दी है। चिंता का कारण यह है कि केंद्र सरकार की ओर से जो गठित कमेटी थी उसकी सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सिफारिश में दो प्रमुख चीजें हैं जिसको रजामंदी दी गई है। पहला यह है कि अरावली में जो है जो 100 मीटर या उससे ऊंची जो चोटियां होंगी सिर्फ उनको अरावली पर्वत माना जाएगा। दूसरी ये कि ऐसी 100 मीटर या उससे ऊंची चोटियां जो 500 मीटर के दायरे से कम होंगी उनको जो है अरावली रेंजेस की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि यहां पर जो पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, उनकी चिंता यह है कि अगर अरावली की छोटी जो चोटियां हैं या फिर जो पर्वत श्रृंखला की जो छोटे उभार जो है अगर उनको नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसका जो है बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमारे साथ चेतन अग्रवाल साहब जुड़े हैं, पर्यावरणविद हैं, भारत के एक बहुत जाने माने शख्सियत हैं ये। चेतन जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। जी, अच्छा, यहाँ पर जो क्वेरीज हैं, लोगों की जो चिंताएं हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया है इसको लेकर के और जो रजामंदी केंद्रीय कमेटी की ओर से जो आई थी उसको दी है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या है ये पूरा घटनाक्रम? इसमें बेसिकली एक थोड़ा सा पुराना मामला है। माइनिंग राजस्थान और हरियाणा दोनों में कई सालों से हो रही है और अरावली के पहाड़ों में जो रियल एस्टेट का जो दबाव रहता है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1992 से कई ऑर्डर देना शुरू किया था। 92 में दिए थे, फिर 2002 के ऑर्डर हैं। तो इन ऑर्डरों ने उन्होंने ये देखा कि बहुत तरीके से गलत तरीके से माइनिंग हो रही है, अंधाधुंध माइनिंग हो रही है। जो लोग लीज लेते हैं वो अपने लीज कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, तो बहुत उससे नुकसान हो रहा है पर्यावरण को। ये उनके ऑर्डरों में दिखाई देता है और उसकी वजह से उन्होंने कई जगह माइनिंग पे रोक लगाई। 2002 में एक बड़ा ऑर्डर आया था, दो बारी, अक्टूबर और दिसंबर में, और फिर 2004, 5, 9, 10, फिर 18, तो ये प्रोसेस चलती रही। तो इस प्रोसेस में अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख लिया था वो था कि हमें पहाड़ी और अरावली की जो पहाड़ियां हैं इनके पर्यावरण को बचाना जरूरी है। अरावलीज हैव टू बी सेव्ड एट एनी कॉस्ट। ये इस तरह के स्टेटमेंट थे ऑर्डरों में, और वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा माइनिंग ना हो, इलीगल माइनिंग ना हो। तो ये मतलब सारे ऑर्डरों का जो रुख था वो इस तरफ था। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है 2025 में कि एक ऑर्डर आया है, वो एक तरफ तो कहता है कि सस्टेनेबल माइनिंग होनी चाहिए, मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, पर दूसरी तरफ अरावली की एक ऐसी परिभाषा देता है जो माइनिंग डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान का जो माइनिंग डिपार्टमेंट था वो इसकी पहल कर रहा था 2006 से एटलीस्ट। 2000, और वो जो पहल थी वो था कि ये एक परिभाषा नहीं थी अरावली की, वो एक मतलब एक झांसा कह सकते हैं कि जो क्राइटेरिया था माइनिंग का कि 100 मीटर से नीचे हम माइनिंग करेंगे और 100 मीटर के ऊपर माइनिंग नहीं करेंगे। और क्योंकि ऑर्डरों ने कहा था कि अरावलीज में माइनिंग कंट्रोल करनी है, आप नई लीज नहीं दे सकते, इस तरह के ऑर्डर थे, तो उनको ओवरकम करने के लिए मेरे हिसाब से ये आइडिया आया। अच्छा सर, मैं यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर लेना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी टेक्निकलिटीज में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, अब जो एक रजामंदी है सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो मिली है केंद्र सरकार को, इसमें यह है कि 100 मीटर से ऊंची चोटियां जो है अरावली की, उनको अरावली के तौर पर काउंट नहीं किया जाएगा। ये नई परिभाषा है।
अब यहाँ 100 पर मीटर के संदेह, नीचे, जी, 100 मीटर के नीचे वाली नीचे, अरावली जी, निकालो। अब संदेह यहाँ पर इस बात को लेकर के जताया जा रहा है कि अगर भविष्य में इन छोटी चोटियों को जो है काटा जाता है या तोड़ा जाता है इनको, तो इसका प्रकृति पर किस तरीके का असर पड़ सकता है सर, ये थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस परिभाषा का प्रभाव क्या पड़ेगा पॉलिसी पे और जी। कानून पे। तो अभी तक जितने कानून और ऑर्डर है, मतलब कोई जिनमें कहा है कि अरावली में आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बिल्डिंग नहीं बन सकती, माइनिंग में दिल्ली के आसपास बैन है, परमानेंट बैन है, तो वो सब ऑर्डर कहते हैं कि ये बैन अरावलीज में लागू होगा। अब अगर अरावली की नई परिभाषा हो जाती है कि ये 100 मीटर के ऊपर वाले पहाड़ अरावली हैं, तो इसका यही मतलब है कि 100 मीटर के नीचे वाले पहाड़ अरावली नहीं है। तो ये सारे ऑर्डर 100 मीटर के नीचे वाले पहाड़ों पे लागू नहीं होंगे। तो गुड़गांव, फरीदाबाद और कई ऐसे जिले हैं जिनमें 100 मीटर से ऊपर पहाड़ियां, दिल्ली में एक भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। दिल्ली में अरावली जीरो हो गई। तो जो भी कानून, रेगुलेशन, जोनिंग अरावली के लिए है वो भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो अरावली पे अप्लाई करती है और दिल्ली में अरावली अब बची नहीं। इसी तरीके से गुड़गांव, फरीदाबाद में भी यही हाल हो रहा है। 1-2 पॉइंट होंगे 100 मीटर से ऊपर शायद। तो अगर अरावली क्लोज टू जीरो हो जाती है दिल्ली एनसीआर में, मतलब गुड़गांव, फरीदाबाद और जो हमारे व्यूअर्स हैं यहाँ के, तो आपका जो नेचुरल कंजर्वेशन जोन, जोनिंग प्लान है, मास्टर प्लान में लिखा है अरावली में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो अब वो एक तरीके से रियल एस्टेट को छूट मिल जाएगी और माइनिंग को खुली छूट मिल जाएगी। तो ये इसका सबसे बड़ा जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन है जजमेंट का, ये है। और अगर ये छूट मिल जाती है तो बहुत सारे बिल्डर्स हैं, माइनर्स हैं, वो तो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं इतने दिन से। कोर्ट ने इनको रोका हुआ था और अब कोर्ट ने एक तरीके से ऐसी जजमेंट दे दिया है जिसमें ऐसी परिभाषा दे दी है जो अरावली की परिभाषा नहीं है, वो माइनिंग और रियल एस्टेट खोलने के लिए परिभाषा दी है। जी जी। दूसरा इसका जी जी। आप दूसरी इसमें यह है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो आप कह रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि 100 मीटर से नीचे ज्यादा एरिया, कितना एरिया है और कितनी पहाड़ियां हैं। तो ये डेटा कोर्ट के सामने एमओएफ ने प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने बस ये कहा कि 100 मीटर की जो डेफिनेशन है वो एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने स्लोप बेस्ड डेफिनेशन दी थी, उससे ज्यादा अच्छी है। अच्छा, एक फिगर आ रही है जो लगातार चर्चाओं में है कि 80 से 90% जो चोटियां हैं अरावली की, वो 100 मीटर से ऊंची है ही नहीं। यानी कि अगर इसको किसी तरीके से डैमेज किया जाता है भविष्य में, संभावित तौर से, हम निश्चित तौर से ऐसा नहीं कह रहे, जो प्रकृति प्रेमी है, जो उनकी चिंताएं हैं कि अगर 80 से 90% तक अरावली को डैमेज पहुंचाया जाता है आने वाले दशक में, तो जलवायु पर इसका किस तरह का एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है, थोड़ा सा वो आप हमें बताएं। बिल्कुल। तो ये जो डेटा आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा था प्रेस में, और उन्होंने दिखाया कि फॉरेस्ट सर्वे का अपना इंटरनल डेटा है कि 1,18,000 चोटियां, पहाड़ी ऐसी हैं जो 100 मीटर से कम की हैं राजस्थान के 15 जिलों में, और करीब 1,048 पहाड़ियां जो 100 मीटर से ऊंची हैं। तो मतलब 99% से ज्यादा पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे हैं 15 जिलों में राजस्थान के। तो पूरे अरावली का भी यही हाल है। तो 99% पहाड़ियां छोटी है, और अगर आप एरिया का अनुमान लगाए तो वो जो 1% से कम की जो पहाड़ियां हैं 100 मीटर से ऊपर, उनका अगर, चलो आप कह सकते हैं वो बड़े पहाड़ हैं, तो वो 10% एरिया कवर करते होंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसका जो डैमेज ये है कि अगर वो नॉन अरावली की जो पहाड़ियां हो गई 20 नवंबर के बाद वो अब नॉन अरावली पहाड़ियां हो गई, तो उसमें अब सरकार कुछ भी कर सकती है, मतलब माइनिंग करे, रियल एस्टेट करे। तो अब ये परमानेंटली खोल दिया एक तरीके से। जी जी। और आप जो कह रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा पर्यावरण पे, तो जो अरावली का जो रोल है, जो रेगिस्तान की धूल आती है वो रोकने का रोल, ये सबसे लोग समझते हैं। बारिश को बनाने का भी एक रोल होता है कि क्लाउड्स आते हैं इसमें, अगर थोड़ा, और इसमें जो वाटर वेपर निकलता है, जो पेड़ है उनसे जो भाप निकलती है, उससे फिर वर्षा में भी कुछ फर्क पड़ता है, वर्षा में तो वृद्धि होती है। सबसे जरूरी कि हम मनुष्य एक ही प्रजाति है, और बहुत प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। तो हरियाणा, दिल्ली,
राजस्थान में जंगल ज्यादातर अब पहाड़ी में ही बचा है। जो प्लेन के इलाके थे वो सब खेती में आ चुके हैं, कई मतलब 100-500 हजारों साल पहले। तो हरियाणा में 3.5% करीब जंगल है, वो सिर्फ अरावली की पहाड़ियों में बचा है, साउथ हरियाणा में, और थोड़ा बहुत शिवालिक में। प्लेन एरिया खेती में आ गया। तो जो जानवर हैं आपके, तेंदुए हैं, गीदड़ हैं, हाइना है, और 50 जानवर हैं, 200-300 चिड़िया हैं, 100 से ज्यादा तितलियां हैं, और जो हमारे कीटाणु हैं उनकी तो कोई गिनती नहीं है। तो ये सब ज्यादातर अरावली में ही रहते हैं। ये रिलेटिवली कम डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि उसमें हम खेती नहीं करते और घर नहीं बनाते, और जहां माइनिंग हो रही है वहां तो तबाही हो गई। तो इनका जो घर उजड़ेगा एक एक करके, ये एक दिन में नहीं होगा, पर इस परिभाषा से इनके घर उजड़ने का रास्ता खुल जाएगा, खुल गया है। अगर कोर्ट इसको वापस नहीं लेती है इस डेफिनेशन को, तो ये तय है। जी बिल्कुल। और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है यहाँ का, वो पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। और जैसे यहाँ पर होगा, जी हो बिल्कुल सकता नहीं। बिल्कुल। और चेतन अग्रवाल साहब यहाँ जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पर कई तरह के जीव जंतु पनपते हैं, वहाँ की वनस्पतियाँ जो हैं काफ़ी हद तक उसको भी प्रभाव पड़ने वाला है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जिस जगह पर ये लोकेट करता है, जिस दिशा में है, और जो इसकी पोजीशनिंग जो है, वो अगर हम थोड़ा सा उसको गौर करते हैं तो थार का जो मरुस्थल है और इंडो गैंगेटिक रीजन जो है मध्य भारत का, उसके बीच में एक ऊंचे दीवार के तौर पर ये काम करता है। और अगर ये किसी भी तरीके से डैमेज होता है तो थार मरुस्थल का विस्तार भी हो सकता है। इस तरह की भी चर्चा है। सर, आपको क्या लगता है कि वाकई में अगर बड़े पैमाने पर अरावली को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या थार मरुस्थल दिल्ली तक पहुंच जाएगा? चर्चाएं हैं इस तरह की, आपको क्या लगता है? इस तरह का परिभाषा बदलने का जो जिस तरीके से ये किया गया है, इसमें जो मंशा अच्छी दिखाई नहीं देती है। क्योंकि ये जो परिभाषा बनी, ये ना तो सीसी ने सपोर्ट किया, अभी जो खबरें आ रही हैं वो एक मेंबर ने सपोर्ट कर दिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी जो परिभाषा बनाई थी वो कोर्ट के कहने पे बनाई थी 2010 में। कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया, आप इस पूरे अरावली को, कोर्ट ने ये, आप जो रिचर्ड मर्फी वाला 100 मीटर फॉर्मूला है जो हरियाणा राजस्थान ने अपनाया था माइनिंग डिपार्टमेंट जी ने, जी जी। ये सुप्रीम कोर्ट के पास उन्होंने अपना रखा था पक्ष एफिडेविट में 2010 में, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं। उन्होंने कहा फॉरेस्ट सर्वे मैपिंग करेगा पूरे अरावली की, सिर्फ जो पहाड़ी 100 मीटर से ऊपर है वो नहीं, पर बाकी को भी करना है। वो उन्होंने अपना एक मेथोडोलॉजी बनाया, वो कोर्ट में सबमिट हुआ सीईसी के थ्रू 2010 सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद जब कोर्ट के में सबमिट हो गया, उसके बाद उन्होंने बाकी पूरे 15 जिलों की मैपिंग करी। जी, अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये बता रहे हैं, मैं थोड़ा चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करें कि ये अरावली का मर्फी फॉर्मूला आखिर है क्या। थोड़ा सा आप इसको खुलकर बताएं ताकि हमारे दर्शक इसको समझ पाए। ये बहुत सिंपल है। 1968 में एक पेपर आया था रिचर्ड मर्फी का, उन्होंने, उसका नाम है लैंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें पहाड़, प्लेटू, हिल्स, उन्होंने एक तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। तो उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को माइनिंग डिपार्टमेंट ने उठाया 2003 और 6 के बीच में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ने कहा था आपको अरावली में अभी माइनिंग नहीं कर सकते, नए लीज नहीं दे सकते, ये ऑर्डर था। उस ऑर्डर को ओवरकम करने के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट ने अपना दिमाग लगाया और बोला कि हम 100 मीटर के ऊपर के पहाड़ी को अरावली मानेंगे। और इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा एक तरीके से एक्सेप्टेबल बनाने के लिए उन्होंने मर्फी का उसमें रेफरेंस दे दिया कि मर्फी भी यही कहता है। तो ये मर्फी फॉर्मूला का, इट इज क्लासिफिकेशन सिस्टम का मिसयूज है। इट इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम टू आइडेंटिफाई, नॉट टू से दैट यू विल नॉट डू माइनिंग बिलो 100, ओनली अबव 100 मीटर्स। तो और ये कोर्ट ने, जैसे ही कोर्ट के पास पहुंचा, ये कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने फॉरेस्ट सर्वे को कहा पूरे पहाड़ी को आप इसको नापिए और उनको मैपिंग करें। तो और ये 2010 से 2025 तक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो फुल मैपिंग थी, उसी के बेसिस पे अरावली को माना जा रहा था राजस्थान में। और हरियाणा में भी अपना सिस्टम था रेवेन्यू रिकॉर्ड का, गैर मुमकिन पहाड़ का। तो हरियाणा में जो गैर मुमकिन पहाड़ इलाके रेवेन्यू खाते नंबर खाता खतौनी में लिखे हुए हैं, उनको अरावली माना जाता था। तो ये कोई डेफिनेशन की जरूरत थी नहीं,
पर इसको एक तरीके से खोलने के लिए स्टेट्स ने पहल की और एमओईएफ ने उनको इस बारी सपोर्ट किया। पर्यावरण को सपोर्ट करने की जगह एमओईएफ ने माइनिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा को की डेफिनेशन को अडॉप्ट किया है। और जो फॉरेस्ट सर्वे की साइंटिफिक डेफिनेशन थी, एम्पिरिकली जो कोर्ट के थ्रू मेथडोलॉजी सबमिट हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने मैपिंग करी, उसको एक तरीके से नकार दिया गया। जी बिल्कुल। और जो लोगों की चिंताएं जो थी, और फिर जो सेव अरावली का एक स्लोगन यहाँ पर दिया गया, और फिर जिस तरीके से लोग मुखर हो रहे हैं, सोशल मीडिया में भी इसको बहुत ज़्यादा जो है समर्थन दिया जा रहा है, तो इस पर जो है केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर से ये कहा कि हम कुछ नया नहीं कर रहे। 2003 में जो गहलोत सरकार एक फॉर्मूला लेकर के आई थी, हम सिर्फ उसी को वापस से लागू कर रहे हैं। हालांकि लोग इस पर भी संतुष्ट नहीं हुए। सर, चलते चलते एक और सवाल यहाँ पर आपसे लेना चाहेंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम जो है, जिस पर इतना विवाद मचा हुआ है, अब केंद्र की ओर से एक बयान जारी हुआ है जिसमें यह कहा है कि सभी सरकारों के लिए, यानी जो मुख्य 3 सरकार हैं, जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, मुख्य तौर से दिल्ली में तो अब अरावली बची नहीं है, तो इन 3 राज्यों में अरावली में कोई भी नया खनन कार्य शुरू नहीं किया जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है। हालांकि कोई स्थायी आदेश नहीं है और इस बात की गारंटी भी नहीं है कि भविष्य में नई खुदाई शुरू नहीं होगी। तो केंद्र की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई, मैंने भी ये स्टेटमेंट देखा था कल। तो इस स्टेटमेंट में जो इन्होंने लिखा है, ऐसा लिखा है कि जैसे कि ये पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिल रही है हम चारों राज्यों के वासियों को। पर सच बात तो यह है कि कोर्ट का ऑर्डर है, पैरा नंबर 50 के जो 4th और 5th सब सेक्शन है, उनमें यही लिखा है, आपको पूरे अरावली की एक मैनेजमेंट प्लान बनानी है, माइनिंग प्लान, और उसमें कहाँ एरिया माइनिंग हो सकती है वो आपको मार्क करना है। और जब तक ये प्लान बनता नहीं है तब तक आप कोई नई लीज नहीं दे सकते। जब तक प्लान ही नहीं है तो आप लीज कैसे देंगे, ये कोर्ट ने बोला है। पर सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण मंत्रालय ने ये नहीं बोला है कि जो ये 100 मीटर वाला फॉर्मूला है इसको वो विड्रॉ कर रहे हैं, या वो कोर्ट को बोलेंगे कि हमें वो फॉर्मूला अभी भी जारी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस फॉर्मूले से आती है, मैनेजमेंट प्लान से नहीं आती, क्योंकि वो परिभाषा बदल देता है अरावली की। बिल्कुल। यहाँ पर सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है, बहुत से पर्यावरणविद ऐसे हैं जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, जो इससे संतुष्ट नहीं हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो केंद्रीय कमेटी की जो सिफारिश थी, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजामंदी दी है, उससे पर्यावरण प्रेमियों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ सकता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है इस रीजन में वो काफ़ी हद तक डैमेज हो सकता है, और आने वाले कुछ वर्षों में अगर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है तो थार मरुस्थल फैलता हुआ जो है दिल्ली तक पहुंच जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हिमालय की चोटियों पर जो ग्लेशियर्स हैं, अगर वहां तक डस्ट पार्टिकल्स पहुंचते हैं तो वहां पर ग्लेशियर पिघल सकते हैं, बाढ़ जैसी स्थितियां आ सकती हैं। तो पर्यावरण को बहुत सारा असर इससे पड़ने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय लिख करके कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर जरूर करें। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ पर्यावरणविद चेतन अग्रवाल साहब जुड़े हुए थे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया विष्णु जी, थैंक यू। और आप कहीं जाएगा नहीं, लगातार आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।